अध्ययन सत्र में मानव जीवन की सबसे बुनियादी और शायद सबसे जटिल प्रक्रिया को डिकोड किया जा रहा है। विषय है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझने के लिए 14 बेहद विस्तृत विजुअल्स का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ जीव विज्ञान की थ्योरी को पढ़ना नहीं है, हाँ, बल्कि इस शानदार मशीनरी के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। एक सिंगल सेल से लेकर एक पूरे जीवित इंसान के बनने तक का जो सफर है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एकदम सही। बिना किसी भारी भरकम शब्दों के जाल में उलझे इस बायोलॉजिकल मास्टरपीस को आज एक्सप्लोर किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करें हवा में तैरता हुआ एक 3D फ्लो चार्ट है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि जनन तंत्र के बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। बिल्कुल, मनुष्य एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल प्राणी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। सही कहा। नर जनन तंत्र में शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं, उसका निर्माण होता है और मादा जनन तंत्र में अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है। और अंगों को भी प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है। हाँ, प्राथमिक अंग जैसे नर में वृषण, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, और मादा में अंडाशय यानी ओवरी मुख्य अंग हैं। द्वितीयक या सहायक अंगों में नर में वृषण कोश, शुक्रवाहिनी आती हैं और मादा में गर्भाशय वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल उभर कर आता है। नर जनन तंत्र की परिभाषा में इन मुख्य अंगों के साथ साथ सहायक ग्रंथियों के पूरे समूह का क्या महत्व बताया गया है? इसका जवाब इस पूरी प्रणाली के टीम वर्क में छिपा है। वृषण भले ही शुक्राणु बना ले, लेकिन उन शुक्राणुओं को पोषण देना और सुरक्षित रखना, ये पूरा काम सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां ही मिलकर करती हैं। यानी एक पूरी ट्रांसपोर्टेशन लाइन है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। यहाँ एक 3D होलोग्राफिक मॉडल है जिसमें शरीर के बाहर मौजूद एक थैली नुमा संरचना हल्की रोशनी के साथ चमक रही है, जो कि नर का मुख्य जनन अंग है। बिल्कुल, ये वृषण है। ये पुरुषों में उदर गुहा के बाहर एक थैली में होते हैं जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। अगर आकार की बात करें तो ये अंडाकार होते हैं। इनकी लंबाई महज 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और ये बाहर से 2 झिल्लियों से घिरे होते हैं। संरचना की इस बारीकी को देखते हुए एक सवाल दिमाग में आता है कि वृषण के आकार और इसकी बाहरी सुरक्षा के बारे में स्लाइड में क्या विशेष जानकारी दी गई है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दरअसल ये अंग शरीर के बाहर होता है, इसलिए बाहरी झटकों से इसे बचाना बहुत जरूरी है। ये दोहरी झिल्ली एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। बहुत ही शानदार डिजाइन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और इस वृषण के अंदर झांक कर देखते हैं। कमरे के अंदर 250 से 300 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हों, जिन्हें वृषण पालियां कहा जाता है। हाँ, आंतरिक झिल्ली ही इन कोष्ठों को बनाती है। इनके अंदर शुक्राणु जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन्हीं के अंदर असली काम होता है। एकदम सही। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली हैं शुक्राणु जनन कोशिकाएं, जो अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनाती हैं। दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये पिरामिड आकार की होती हैं और शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। और तीसरी हैं अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं, जो नलिकाओं के बाहर होती हैं। यहाँ इस हाईटेक फैक्ट्री के काम करने के तरीके से एक दिलचस्प सवाल बनता है। सर्टोली कोशिकाओं और लीडिंग कोशिकाओं के कार्यों में क्या स्पष्ट अंतर है? दोनों के काम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। सर्टोली कोशिकाएं नलिका के अंदर रहकर एक तरह से नर्स का काम करती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। वहीं लीडिंग कोशिकाएं बाहर रहकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। मतलब एक पोषण दे रही है और दूसरी विकास को कंट्रोल कर रही है। आइए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। यहाँ पाइप्स और वॉल्व्स का एक बहुत ही जटिल 3D नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये सहायक या द्वितीयक अंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हाँ, सबसे पहले वृषण कोश, जो तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। फिर अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस आता है, जहां शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी उनका मैच्योरेशन होता है। बिल्कुल। फिर शुक्रवाहक नलिका, स्खलन नलिका और शिश्न मिलकर वीर्य और मूत्र का परिवहन करते हैं। सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का 20 से 25% भाग बनाती है। काउपर ग्रंथि स्नेहन का काम करती है और शुक्राशय
वीर्य का 60% बनाता है। इस सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वृषण कोश का तापमान शरीर से कम होना क्यों जरूरी है और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या भूमिका निभाती है? हाँ, तापमान वाला पॉइंट काफी रोचक है। दरअसल शरीर का सामान्य तापमान शुक्राणुओं के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उन्हें ठंडे वातावरण में रखा जाता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसा तरल छोड़ती है जो शुक्राणुओं को तैरने के लिए माध्यम देता है। प्रकृति का गजब का तालमेल है। चलिए अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। जी, यहाँ एक खूबसूरत 3D ट्री स्ट्रक्चर सामने है जो सिर्फ जनन ही नहीं बल्कि पोषण और जीवन के विकास को दर्शा रहा है। यानी स्त्री जनन तंत्र। बिल्कुल, ये तंत्र निषेचन, भ्रूण विकास, गर्भधारण और दुग्धपान जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्राथमिक अंग के रूप में अंडाशय यानी ओवरी है, जो अंड और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। हाँ, और ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं। आकार में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना है। ये उदर गुहा में लिगामेंट द्वारा लटके होते हैं। द्वितीयक अंगों में अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि शामिल हैं। इस मल्टीटास्किंग तंत्र को देखते हुए एक बेसिक सवाल सामने आता है। स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय को प्राथमिक अंग क्यों कहा गया है और इसके मुख्य उत्पाद क्या हैं? इसे समझना जरूरी है। इसे प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन की जो मूल इकाई है, अंडाणु, वो यहीं बनता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी स्टेरॉइड हार्मोन भी अंडाशय से ही निकलते हैं। यानी यही पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल रूम है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए। एक 3D ग्लोब जैसी संरचना है जिसके अंदर 2 स्पष्ट भाग हैं और छोटे-छोटे बुलबुले विकसित हो रहे हैं। ये बुलबुले फॉलिकल्स हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना। बिल्कुल। अंडाशय के अंदर पीठिका यानी स्ट्रोमा होती है जिसके 2 भाग हैं, बाहरी परिधीय या कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग या मिड्यूला। हाँ। मिड्यूला में प्राथमिक पुटिकाएं होती हैं जो परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती हैं। इसके बाद अंडवाहिनी आती है जिसके 3 भाग हैं, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। और फिर गर्भाशय आता है। एकदम सही। गर्भाशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली संरचना है। इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर परिगर्भाशय, बीच में मध्य गर्भाशय पेशीय स्तर और अंदर आंतरिक ग्रंथिल स्तर यानी एंडोमेट्रियम। इस शरीर रचना से एक सीधा सवाल बनता है कि गर्भाशय भित्ति के ये 3 स्तर कौन-कौन से हैं और अंडवाहिनी के 3 मुख्य भाग क्या कहलाते हैं? हाँ। गर्भाशय की परतें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम पेशीय संकुचन पैदा करती है और एंडोमेट्रियम में भ्रूण आकर जुड़ता है। और अंडवाहिनी के भाग इन्फंडिब्युलम, एम्प्यूला और इस्थमस है। बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। चलिए इस अगली स्लाइड को देखते हैं। जी, बाहरी अंगों के बारे में। यहाँ एक 3D एनाटॉमिकल मैप है जो शरीर के बाहरी हिस्सों और ग्रंथियों की आंतरिक संरचना को उजागर कर रहा है। योनि या वेजाइना मैथुन के समय वीर्य ग्रहण करती है। बाह्य जननांगों में वृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ, हाइमन और भगशेफ शामिल हैं और नवजात के पोषण के लिए स्तन ग्रंथि यानी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो वसा और ग्रंथिल ऊतक से बनी होती हैं। बिल्कुल। इनमें 15 से 20 पालियां होती हैं। इन पालियों में कूपिका या एल्वियोलाई होती हैं जो दूध स्रावित करती हैं। यहाँ दूध बनने और बाहर आने की प्रक्रिया पर एक तकनीकी सवाल बनता है। स्तन ग्रंथियों में दूध बनने के बाद उसके बाहर आने का सही वैज्ञानिक क्रम क्या है? ये कोई सीधा पाइप तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूध सबसे पहले कूपिका में बनता है, फिर स्तन नलिका में जाता है, वहां से स्तन वाहिनी में और अंत में तुम्बिका यानी एम्प्यूला में जमा होता है। बहुत ही परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम है। आइए अगली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं जहां से युग्मक बनना शुरू होते हैं। युग्मक जनन। इमेजिन करें एक 3D एनिमेशन है जिसमें कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर अपनी एक विशाल फौज तैयार कर रही हैं। युग्मक निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। नर में शुक्र जनन और मादा में अंड जनन। एकदम सही। शुक्र जनन में स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणु बनते हैं। इसके 2 भाग हैं, पहला स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा उसका शुक्राणु में रूपांतरण। और इसकी प्रावस्थाएं भी हैं। हाँ, सबसे पहले गुणन प्रावस्था जहां समसूत्री विभाजन से संख्या बढ़ती है, और फिर वृद्धि प्रावस्था जहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है।
इस प्रक्रिया से एक कॉन्सेप्चुअल सवाल अक्सर पूछा जाता है कि शुक्र जनन के गुणन प्रावस्था में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। इसका जवाब बहुत तार्किक है। हाँ, इसका उत्तर है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इस स्टेज पर लक्ष्य गुणसूत्रों को आधा करना नहीं है, बल्कि कोशिकाओं की एक विशाल फौज तैयार करना है। जब फौज तैयार हो जाती है तब आगे का काम होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, से सुसज्जित है। परिपक्वन प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। बिल्कुल। फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जहां अचल स्पर्मेटिड एक चल शुक्राणु में बदल जाता है। इसी दौरान गोल्जी आई एक्रोसोम बनाता है। और इसकी संरचना बहुत विशिष्ट होती है। हाँ, इसके 4 मुख्य भाग हैं। शीर्ष, जिसमें एक्रोसोम और केंद्रक है, गर्दन, जिसमें तारकेंद्र है, मध्य भाग जहां ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भरे हैं, और पूंछ जो गति के लिए है। इस मिसाइल जैसी डिजाइन को देखकर एक तार्किक सवाल दिमाग में आता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति क्यों अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सफर बहुत लंबा होता है। बिल्कुल। शुक्राणु को मादा जनन पथ में लंबी दूरी तय करनी होती है, जिसके लिए पूंछ को लगातार हिलाना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी ऊर्जा के पावर हाउस हैं। पावर हाउस, बहुत खूब। अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं। अंड जनन के बारे में एक 3D टाइमलाइन है जो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से जन्म से पहले के समय को दिखा रही है। अंड जनन में उगोनिया से परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती है। एकदम सही। ये प्रक्रिया स्त्री के अपनी माँ के गर्भ में होने पर ही शुरू हो जाती है। गुणन प्रावस्था में जन्म के समय ही 20 से 20 लाख पुटिकाएं होती हैं। लेकिन सब बचती नहीं है। हाँ, इनमें से केवल 400 से 450 ही विकसित हो पाती हैं। इसके बाद वृद्धि प्रावस्था आती है, जो भ्रूणा अवस्था से परिपक्वन तक चलती है। फिर परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से एक छोटी ध्रुवीय केंद्रक और द्वितीयक ओसाइट बनता है, और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन से अंडकोशिका बनती है। ये दूसरा विभाजन निषेचन के समय ही पूरा होता है। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, और यहीं से सवाल उठता है कि अंड जनन की प्रक्रिया शुरू होने का समय शुक्र जनन से किस प्रकार बिल्कुल भिन्न है। दोनों की टाइमिंग में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। जहां नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया यौवनारंभ के समय शुरू होती है, वहीं मादा में अंड जनन की नींव उसके जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में ही रख दी जाती है। प्रकृति का ये टाइमर बहुत सटीक है। चलिए अगली स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। जी, एक 3D गोलाकार सुरक्षा कवच है, जिसके बीच में एक केंद्रक सुरक्षित रखा हुआ है। अंडाणु के मध्य में केंद्रक है, उसके चारों ओर अंदर की परत जोना पेल्यूसिडा है, और बाहर की परत कोरोना रेडिएटर है। एकदम सही। यह स्लाइड आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बताती है। ये 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर 45 से 50 की आयु तक चलता है। और अगर निषेचन ना हो तो क्या होता है? निषेचन न होने पर गर्भाशय की दीवार टूटती है और रक्त के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है। ये 28 दिन का चक्र है, जिसमें 4 से 5 दिन स्राव होता है। इस प्रक्रिया से जुड़ा एक व्यवहारिक सवाल यह है कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की दीवार में क्या चक्रीय परिवर्तन होते हैं? शरीर खुद को रीसेट करता है ना? हाँ, हर महीने गर्भाशय एक संभावित भ्रूण के स्वागत के लिए रक्त वाहिकाओं की गद्देदार परत बनाता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। निषेचन न होने पर वह परत टूटकर बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर निषेचन हो जाए तो क्या होगा? आइए इस दिलचस्प अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। 3D में 2 अलग-अलग रंगों की ऊर्जाएं आपस में मिलकर एक नई संपूर्ण इकाई बना रही हैं। ये निषेचन है, जहां नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, और इससे युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। बिल्कुल। मनुष्य में यह आंतरिक निषेचन होता है, जो फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में संपन्न होता है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह द्वितीयक अंडक को अपना विभाजन पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही द्विगुणित अवस्था की पुनर्स्थापना करता है। हाँ, और आनुवांशिकी विविधता लाता है। आनुवांशिकी के नजरिए से यहाँ एक तार्किक सवाल पूछा जा सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या को कैसे बनाए रखती है। यह गणित बहुत ही सटीक है। बिल्कुल।
प्रकृति ने युग्मक बनाते समय गुणसूत्रों को आधा यानी 23 कर दिया था। निषेचन के समय जब ये वापस मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं और मनुष्य की जैविक पहचान बनी रहती है। अद्भुत। अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। एक 3D गेंद है जो गर्भाशय की ओर लुढ़कते हुए लगातार कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो रही है। यह प्रारंभिक विदलन व अंतरारोपण की प्रक्रिया है। इसमें गति और विदलन दोनों शामिल है। हाँ, युग्मनज अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और विभाजित होता है। फिर 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस भ्रूण मोरुला कहलाता है। इसके बाद विभेदीकरण होता है। एकदम सही। ट्रोफोब्लास्ट स्तर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ता है और अंत में अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है, जहां ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर एक बहुत ही सटीक सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया में अंतरोपण का सटीक अर्थ क्या बताया गया है। ये सिर्फ गर्भाशय तक पहुंचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत के अंदर इस तरह से धंस जाना जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर सुरक्षित रूप से दब जाता है। बहुत ही खूबसूरत उपमा है। चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की अंतिम स्लाइड पर आते हैं। प्रसव और दुग्ध स्रावण। यहाँ एक 3D चक्र है जो एक नई शुरुआत और पोषण के एक नए चरण को प्रदर्शित कर रहा है। शिशु के जन्म को प्रसव कहते हैं। और यह कोई साधारण क्रिया नहीं है। बिल्कुल, यह एक जटिल तंत्रिकीय या न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव व एमनियोटिक द्रव का बाहर आना। दूसरी अवस्था में शिशु का जन्म होता है। हाँ, और तीसरी अवस्था में अपरा यानी प्लेसेंटा बाहर आता है। शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का उत्पादन दुग्ध स्रावण कहलाता है। इसमें शुरुआत के दूध का बहुत महत्व है। बिल्कुल, शुरुआत के कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध प्रथम स्तन्य या खीस, जिसे कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, वह कहलाता है। यह आदर्श पोषण देता है। इस अंतिम चरण से एक गहरा सवाल उभरता है कि प्रसव को एक जटिल तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रियाविधि क्यों कहा गया है और खीस नवजात के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ मांसपेशियों का काम नहीं है। सही कहा। जब भ्रूण विकसित हो जाता है तो वह नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। और खीस के बारे में? खीस में भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं जो शिशु के नाजुक शरीर को बाहरी दुनिया के संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो देखा जा सकता है कि कैसे हमने एक एकल कोशिका से लेकर एक संपूर्ण जीवन के निर्माण की वैज्ञानिक यात्रा तय की है। बिल्कुल। जनन अंगों की संरचना से लेकर प्रसव तक जीवन का विकास सटीक प्रक्रियाओं की एक चेन है। प्रकृति की यह व्यवस्था बहुत ही अचूक है। इस गहन अध्ययन सत्र को खत्म करने से पहले विचार करने के लिए एक बिंदु है। जरा सोचिए, ये पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया, समय का इतना सटीक तालमेल, कोशिकाओं का विभाजन और हार्मोनल सिग्नलिंग हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से स्वचालित रूप से काम कर रही है। एकदम सही। प्रकृति की इस अद्भुत इंजीनियरिंग के बारे में सोचना ही अपने आप में विस्मयकारी है। इसी विचार के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं।